मैं महापात्रा साहब आपसे दो चीजें जल्दी से समझ लूं। जो बात सुनील जी कह रहे हैं, शालीनता का पाठ आज उन्होंने पढ़ाया और कहा भी उन्होंने कि भाई इतने एग्रेसिव मत हो, ये मत हो, लेकिन कुछ जगह पे मोदी जी को जहां शालीनता का पाठ पढ़ाना चाहिए वहां नहीं पढ़ा रहे हैं। मालदीव से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो हमारा एक तरह से अपना ही वो था, राज्य जैसा। मैं उसकी महत्ता को कम नहीं कर रहा हूं। 5 लाख लोगों का देश, जहां पे अगर मतलब सुन के जब मैं उसके बारे में पढ़ने लगा, सी लेवल से कितना ऊंचा, 4 फीट 11 इंच, उसका हाईएस्ट पॉइंट 7 फीट 10 इंच ऊंचा। खली हमारे पहुंच जाए तो 7 फीट 10 इंच के ऐसे ही हैं, वो सबसे ऊपर आदमी हो जाएंगे। एक आदमी एक हमारे कंधे पे आप बैठ जाइए तो आप उससे ऊंचे वो हो जाएंगे। मतलब एक ऐसे जैसे कि जिसकी 5 लाख आबादी, उसको सिर्फ बीजेपी के ट्रोल आर्मी ने उनको गाली दे दे के, क्यों गाली दी कोई कारण नहीं था, क्योंकि आदत मेरी पड़ गई है चलते हुए सबको गाली देने की। तो मोदी जी लक्षद्वीप गए तो चलो उन्हीं को गाली देना शुरू कर दो, तो उनको गाली दी, और गाली इसलिए कि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन 98% है। तो एक तो ये चीज जो शालीनता है उससे देश का नुकसान हो रहा है, इस पे भी आप दो शब्द। और एक चीज और, ये जो इनके जितने इवेंट वो फ्लॉप हो रहे हैं, हम लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं विकास भारत संकल्प यात्रा जो नवंबर से इन्होंने 15 नवंबर से 26 जनवरी की थी, आज उसकी कोई बात कर रहा है? आज वो जा रहे हैं, लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को लगाया गया था और बीजेपी ने उस ब्यूरोक्रेसी को लगा के बहुत शातिराना ढंग से उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया था बीजेपी का इवेंट। आज कोई बात कर रहा है? अगर उसको चल रही होती तो हमने आपने कोई सुना मीडिया गोदी, मतलब जो सरकारी मीडिया है वो भी कुछ बोल रहा है विकास भारत संकल्प यात्रा के लिए, वो फ्लॉप शो है। तो मुझे लगता है भगवान की चीज को नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फायदा ये उठाना चाहते हैं, जैसे हम लोग जब जाते हैं तो भाई चरणामृत मांगते हैं, प्रसाद मांगते हैं, वो 22 तारीख के बाद इसका प्रसाद वोट के रूप में तो इनको नहीं मिलने वाला है। और जो जो आपसे जो समझना ये भी है कि आपस की इनकी जो खींचतान है वो शायद इस बार 2019 के मुकाबले 2024 में ज्यादा फोर फ्रंट में रहेगी। वो खींचतान इतनी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, योगी जी और अमित शाह का सामने सामने दिखाई दे रहा है। धनराज जी। देखिए, बिल्कुल हमारे सभी जो वरिष्ठ साथी है उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही है, इसलिए मैं उनमें से जो पहली और मुख्य बात है कि जितना अंतर्द्वंद, मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि जितना अंतर्द्वंद आज भारतीय जनता पार्टी में है वो शायद जो है बाकी इवन कांग्रेस तक में जो है वो अंतर्द्वंद नहीं होगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इवन ये जो प्रयोग की बात की गई, तथाकथित प्रयोग की, राजस्थान के अंदर जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में किया गया या छत्तीसगढ़ में भी वो जो प्रयोग किया गया, वो प्रयोग कहीं ना कहीं उस अंतर्द्वंद को नियंत्रित करने के लिए, ये जो हमारी जो जोड़ी है मोदी शाह की जोड़ी, वो मोदी शाह की जोड़ी जो है इसके जरिए उन अंतर्द्वंदों को नियंत्रित करके कुछ संदेश देने की कोशिश के रूप में मैं उसे व्यक्तिगत रूप से देखता हूं। अगर ये अंतर्द्वंद इस रूप में नहीं होता तो शायद ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग भी इस रूप में हमारे सामने नहीं होता। और आपने शुरुआत में जिस वीडियो का जिक्र किया आज शिवराज सिंह चौहान का, शिवराज सिंह चौहान जब ये पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं, अपना खुले रूप में बोल रहे हैं, सार्वजनिक सभाओं में बोल रहे हैं, और जिस रूप में बोल रहे हैं वो भी इस बात को रेखांकित करता है कि उनके अंदर कितना गहरा अंतर्द्वंद है। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये मालूम है, ये सबको मालूम है कि शिवराज सिंह जो है, एक जमाना था जब शिवराज सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में भी शामिल रहे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये सार्वजनिक है, सबको मालूम है। दूसरी बात जो है कि उस दरमियान की ये आप सबको मालूम है कि ये शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, या फिर वेंकैया नायडू हो, सुषमा स्वराज हो, ये वो जो है लाल कृष्ण आडवाणी के साथ काम किए हुए लोग हैं जो पार्टी के अंदर ऐसे ही नहीं, अपनी जनाधार के साथ जो है उन्होंने अपना एक राजनीतिक स्थान बनाया। और ये जो जोड़ी है, वो जोड़ी जो है उनको भी ये मालूम है कि ये जनाधार वाले नेताओं को किनारे किए बिना वो जो वर्चस्व की राजनीति, ये तो एक किस्म का अधिनायकवाद है ना, वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो है उनके अंदर जबरदस्त टकराव। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से लेकर सारे राज्यों की स्थिति का जो मूल्यांकन आपने रखा, मैं आपकी बात से पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंकि सत्ता है, सारी संस्थाओं का जो उपयोग वो विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं, उसका जो दबाव है, अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने जो एक अधिनायकवादी एक चेहरा के साथ
अपनी जो हैसियत बना ली है राजनीतिक सफलता के आधार पर। और पिछली एक चर्चा में हमारे एक वरिष्ठ साथी ने जो बात कही थी कि आज वो जो है आरएसएस की भी परवाह नहीं कर रहे हैं उस रूप में, जो प्रकट रूप में दिखता है उसके आधार पर। लेकिन अंतर्द्वंद है, और ये अंतर्द्वंद मुखरता के साथ सामने आएगा। और मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों का जिक्र आपने किया, विपक्ष के अंदर जो है सीटों को लेकर जो कुछ भी मतभेद हो, लेकिन विपक्ष के अंदर इस बात को लेकर निश्चित रूप से एक रूपता है। आज की वर्तमान राजनीति में अगर भारत के लोकतंत्र को बचाए रखने की ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अगर सफलता नहीं मिली तो राजनीतिक रूप से किसी के लिए भी अपने अस्तित्व को बचाना संभव नहीं। इसलिए मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद की तुलना में विपक्ष का अंतर्द्वंद उस रूप में कहीं ज्यादा कम है, और इसीलिए जो है ये इंडिया अलायंस जो है एक यूनाइटेड एफर्ट के साथ निश्चित रूप से सामने आएगा। और बीजेपी का ये जो टकराव है, ये टकराव आगामी दिनों के अंदर और बढ़ेगा। दूसरा जो बात है, आपने जो बात कही मालदीव को लेकर, मैं समझता हूं ये भारत की जो विदेश नीति है, इतने सालों के दरमियान, अब हम कुछ दिनों के बाद हम 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 26 जनवरी को। हमारी जो विदेश नीति थी, ये उस विदेश नीति को पूरी तौर पर दिवालिया बनाने की जो कोशिश है। मालदीव जैसे देश जो हमारा सबसे मतलब नजदीकी मित्र हम कह सकते हैं, जिसके साथ सारे किस्म के हमारे जो संबंध है वो दुनिया में सबसे बेहतर है, और इतने छोटे मुल्क के साथ वो जिस रूप से, मैं समझता हूँ ये हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति के साथ जो विचलन है, उस विचलन का पराकाष्ठा के रूप में प्रकट हो रहा है। और ये जो ट्रोल आर्मी है, मतलब अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, विदेश नीति भी जो है ट्रोल आर्मी संचालित करेगी, जिसकी जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूं वो कम होगा। ये हमारे भारत के लिए ये सबसे वर्स्ट है, सबसे शर्मनाक है, सबसे दुखद है कि ट्रोल आर्मी हमारी फॉरेन पॉलिसी तय कर रही है। ट्रोल आर्मी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी तय करेगी, ट्रोल आर्मी हमारे बायलैटरल रिलेशंस तय कर रही, ट्रोल आर्मी हमारे नॉन एंड कैरेक्टर के मामले में हमारा क्या रुख होगा वो तय कर रहे हैं। और अचानक से जो है एक बयान सार्वजनिक हो जाता है कि वो इजराइल सामने आ गया और वो लक्षद्वीप को मालदीव के रिप्लेस करने के लिए खड़ा हो जाएगा। बोगस बोगस। और ये पूरे जो झूठ फरेब का जो मायाजाल बुना जाता है, अरे देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। मालदीव का लक्षद्वीप के साथ कोई तुलना नहीं है भाई। तो इसलिए मैं समझता हूं ये वर्स्ट है। और इस रूप में देश की जनता के अंदर ये जो संदेश जा रहा है वो ठीक, अब मीडिया के अंदर इसकी कोई चर्चा नहीं होगी ना, क्योंकि मीडिया कंट्रोल उन्हीं के तरफ से कंट्रोल, लेकिन जनता को दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं। जनता जब अभिव्यक्त नहीं करेगी ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो मालदीव के मामले में तो मैं समझता हूं कि ये ट्रोल आर्मी हमारी फॉरेन पॉलिसी को अगर तय करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा खतरनाक भारत का भविष्य और कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये भारत संकल्प यात्रा को लेकर आपने जो बात कही, मैं आपसे पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं आनंद जी। वो संकल्प यात्रा जब वास्तव में संकल्प के रूप में नीचे गई तो आप किस बात का संकल्प ले रहे हैं ना? अरे भाई आपके पास कोई जवाब है? अभी जो लास्ट क्वार्टर है उसमें जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 10.25% पर पहुंच गया है। आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि आप जो है जहां इंडिया को $5 ट्रिलियन और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी, अरे 47 तक कौन रहने वाला भाई? आज की हकीकत क्या है? आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि जो रिपोर्ट आई ऑक्सफोर्ड की 1% पॉपुलेशन जो है वो 40% जो है नेशनल वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास केवल नेशनल वेल्थ का 3% है। आपके पास कोई इस बात का जवाब है कि आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं आगामी 5 सालों में जो 80 करोड़ पॉपुलेशन को 5 किलो फ्री राशन देंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भूखमरी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उस पर जो आपकी विफलता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में हो, सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के मामले में हो, डोमेस्टिक सेविंग के मामले में हो, फाइनेंशियल सेविंग के मामले में हो, पब्लिक सेक्टर के खिलाफ आपने जो जबरदस्त रूप से षड्यंत्र किया और एक के बाद एक देश को बेचने का जो अभियान चलाया, उन अभियानों के जो नतीजे हो रहे हैं, उन नतीजों का जब असर दिख रहा है, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबके साथ आपने जो प्रॉमिस किया, उसके साथ जो आपने छल किया, वास्तविक रूप में जो है उसकी रियलिटी के साथ कोई रिश्ता नहीं।
और इसीलिए वो भारत संकल्प यात्रा सारी ब्यूरोक्रेसी को लगाने के बावजूद जनता के अंदर कोई उत्साह पैदा नहीं कर पा रही। जनता सवाल कर रही और आप केवल जो है उसमें फिर से एक बार छलावा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दरमियान आपने जो है अचानक एक घोषणा किया, महतारी वंदन, हर विवाहित महिला को जो है 1-1 हजार रुपए मिलेगा, 12,000 रुपए साल में देंगे। और आपने पहले से तैयारी कर ली, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाई और रातों रात आपने 73 लाख लोगों से फॉर्म भरा लिए। और अभी जब भारत संकल्प यात्रा का कैंप लगा रहे हैं, लोग पूछ रहे भाई महतारी वंदन में मेरे 1,000 रुपए का क्या होगा, तो आप जो है उस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जल्दी वो भ्रम छूट रहा है, जल्दी वो भ्रम टूट रहा है। इसलिए जो है आप पूरे मंदिर के महिमा मंडल और आभा मंडल के अंदर जो है उसकी आड़ में आप इन सारे सवालों को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो सफल नहीं हो। 22 जी जनवरी जी जो है ये भी एक इवेंट, एक धार्मिक अनुष्ठान भी एक इवेंट बन गया और वो इवेंट सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के वोट की फसल के लिए इवेंट के रूप में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सुनील जी ने जिन बातों का जिक्र किया, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है कि भारत में बहुसंख्य हिंदू होने के बावजूद बहुसंख्य हिंदू सांप्रदायिक नहीं है, इसीलिए भारत सेक्युलर। और दूसरी जो बात मैं इसीलिए फिर से एक बार इस विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, आप राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए, पूरे इवेंट के जरिए, एपिसोड के जरिए पूरे हर घर में दिए जला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था की आड़ में उसके जीवन के बुनियादी प्रश्नों को स्थायी रूप से पीछे ढकेला नहीं जा सकता। और इसीलिए इस रूप में मैं ये समझता हूं शंकराचार्यों का जो बयान आ रहा है उसको उसी नजरिए से देखने की जरूरत है। लोग धार्मिक जरूर हैं लेकिन जो लोग सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं होगी। चर्चा कहाँ होगी? पूरा कॉर्पोरेट मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब उनके, वो तो सुबह जो है अभी हमारी योगी आरती मोदी आरती से शुरू होती है, रात को सोते समय तक जो है योगी आरती मोदी आरती के बीच में राम आरती और हरिद्वार आरती और दूसरे आरती, बनारस आरती, गंगा आरती तक में आरतियों में ही ये देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन आरतियों के पीछे जनता की पेट की अतरियों की भूख, बेरोजगारी का चरम, मजदूरों के हाथ से काम का जाना, देश की संपत्तियों की लूट, नीलामी और अचानक जो है फिर से एक बार उनके जो कॉर्पोरेट मित्र हैं उसका एशिया के पहले पायदान पर पहुंच जाना, एक दूसरे ही गुजराती मित्र को लंगड़ी मारकर आगे बढ़ जाना, इनको आप पीछे तो आप मीडिया में मत करो, लेकिन जनता के बीच इन मुद्दों को आप पीछे नहीं ढकेल पाएंगे। और मैं समझता हूं इसी से ये विश्वास पैदा होता है कि आपके ये जो तमाम इवेंट के बावजूद जन मुद्दों पर, जन संघर्षों पर जो पूरे देश में एक उबाल पैदा हो रहा है, किसान का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, छात्रों का हो, नौजवानों का हो, ये आंदोलन आगे उबाल में आएगा। और पश्चिम बंगाल में कल एक घटना हुई ब्रिगेड के अंदर, युवा, पहली बार हमने देखा कि लंबे समय के बाद बंगाल के युवाओं ने इंसाफ के नाम पर जो यात्रा निकाली थी और ब्रिगेड में युवाओं की जो लाखों लोगों, मतलब तमाम मीडिया को भी इग्नोर करना संभव नहीं हुआ, कॉर्पोरेट मीडिया को, लाखों लोग जो सड़कों पर उतरे और कल ब्रिगेड में, और उन्होंने ये कहा हमें रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारे जीवन के असली सवालों पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है ये देश के भावी भविष्य के लिए एक सकारात्मक संदेश लेकर आ रहा है। जी जी।